हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 12th की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की थी और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चल रहे हैं अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लैंगिक जनन। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। जनन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जनन क्या होता है। अगर किसी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर वो आपको क्लासें मिल जाएगी और पहले उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वरना साथ के साथ मैं और समझाते जाऊँगी जनन क्या होता है। जनन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी जीव जो है किसी नए जीव को उत्पन्न करता है या पैदा करता है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं जनन। और वो जो जीव पैदा होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, अपने माता पिता की तरह होता है। जो जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, और जो जन्म लेता है उसे हम संतति कहते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन जो है इसका मतलब है कि इस विधि में, या ये हम कह सकते हैं कि ये जो जनन है इसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक संलयन जैसी क्रियाएं होती हैं। यानी कि इस जनन के अंदर युग्मक बनेंगे और उन युग्मकों का निषेचन भी होगा, या यूँ कह सकते हैं कि उन युग्मकों का संलयन भी होगा। ठीक है, अब याद कीजिए कि हमने जब अलैंगिक जनन पढ़ा था तो हमने उसमें साफ साफ ये पढ़ा था कि उसमें किसी प्रकार का युग्मक जनन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और जब युग्मक निर्माण ही नहीं होता है तो युग्मक का संलयन भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन जो है उसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है, यानी कि गैमेट्स भी बनते हैं और उनका संलयन भी होता है। ठीक है, अब संलयन का मतलब मिलना, संयोजन कह दीजिए या संलयन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये नर है, ठीक है, और कोई मादा है, इसके अंदर युग्मक बना, इसका युग्मक बना, और जो मादा है उसका भी युग्मक बना। दोनों युग्मक आपस में क्या करेंगे, संलयन कर लेंगे या संयोजित हो जाएंगे, और संलयन करके क्या बनाएंगे, वो युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम कि नर युग्मक है, जैसे कि नर युग्मक है, अगर हम बात करें मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की बात करें हम अभी, तो युग्मक है नर युग्मक, इसको हम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु। जब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनाते हैं, युग्मनज। शुक्राणु जो होता है वो भी एन टाइप का होता है। क्यों होता है, आगे बात करेंगे। अंडाणु होता है वो भी एन टाइप का होता है। अब एन टाइप का मतलब अगुणित होता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है इसमें आधी होती है। अब आप जानते हैं कि मनुष्य की हर एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ये भी कोशिकाएं हैं, शुक्राणु भी कोशिका है, अंडाणु भी कोशिका है, लेकिन इसके अंदर इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी है। अब यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है। इसका मतलब है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23, और इसमें भी गुणसूत्र यानी कि अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और युग्मनज बनाएंगे तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46, जिससे एक नए शिशु का जन्म होगा। अब जब नया शिशु बनना है तो हमें पता है कि प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होने चाहिए। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लैंगिक जनन के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण भी होता है, उनका संलयन भी होता है, और उनके संलयन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। शॉर्टकट में लिखी हुई है मैंने, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप नोट्स उतार लीजिएगा इसके, और यहाँ से भी आप इसको बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली चीज़ अभी बात की कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का निर्माण कौन करेगा, नर करेगा। मादा युग्मक का निर्माण कौन करेगा, मादा करेगी। इसका मतलब कि इस वाले जनन के अंदर 2 जनक भाग ले रहे हैं, एक नर भाग ले रहा है, एक मादा भाग ले रही है।
और हमने ये देखा था कि जो जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। तो यहाँ जनक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर 2 जनक भाग लेंगे, एक नर और एक मादा, यानी कि हम अपनी भाषा में कहें तो मम्मी और पापा। ठीक है, तो यहाँ पर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसीलिए ये जो जनन है वो कैसा हो जाता है? द्विजनकीय, यानी कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। 2 जनक भाग लेते हैं, इसका मतलब कि उनके जो लैंगिक अंग होंगे वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं पर किसका निर्माण होना है? युग्मकों का निर्माण होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं खास विशेषता इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले के ऊपर हम आ जाते हैं, पहले वाले टॉपिक पे, कि जब हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, उसमें केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कितनी कोशिकाएं किसमें बनती हैं, गुणसूत्रों की संख्या किस तरह से किस विभाजन में कितनी रह जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस विभाजन के अंदर इस जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन होने का यहाँ पर कारण क्या है, क्यों होता है यहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था कि नर है तो नर के अंदर कौन बनेगा? शुक्राणु बनेगा। ठीक है, और जो मादा है, मादा के अंदर कौन बनेगी? अंडाणु बनेगा। शुक्राणु और अंडाणु बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। मादा के अंदर कितनी होगी? 46 होगी। अब जो शुक्राणु बना है उसके अंदर कौन सा विभाजन होना चाहिए? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ही होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और यहाँ पर भी अंडाणु के अंदर जो मादा अंडाणु बना रही है वो किस विभाजन के द्वारा बनना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ताकि यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाए? 23 हो जाए। जब यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 23 है, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 23 है, तो आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों को आगे जाकर आपस में मिलना है। शुक्राणु को और अंडाणु को आपस में जाकर क्या करना है? संयोजित होना है। जब ये संयोजित हो जाएंगे तो ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों भी आपस में मिल जाएंगे। तो 23 और 23 गुणसूत्र मिलाकर कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने का क्या फायदा हुआ? समसूत्री विभाजन क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे ये कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें गुणसूत्र 46 है, इससे 2 कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका दूसरी कोशिका। और मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनी हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46। यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन में हमने ये पढ़ा था कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर ये आधी आधी थी और मिलकर आगे जाकर जब युग्मनज बनाया तो 46 गुणसूत्र हो गए। अब सोचिए कि अगर यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता, यानी कि शुक्राणु के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते और अंडाणु के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते, तो ये दोनों जब आगे जाकर मिलते तो गुणसूत्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाती, गुणसूत्रों की संख्या तो डबल हो जाती। क्या किसी भी मानव के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, हाँ दूसरे जीवों की बात नहीं करूँगी मैं, यहाँ पर मनुष्य की बात करते हैं। चलिए, मनुष्य के अंदर क्या एक कोशिका में 46 से ज़्यादा गुणसूत्र पॉसिबल है? नहीं है, 46 गुणसूत्र ही होने चाहिए। लेकिन इनको 46 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनसे पहले जो कोशिकाएं मिल रही हैं उनमें हमें आधे आधे गुणसूत्र करने पड़ेंगे ताकि आगे जाकर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाए। ठीक है, अब जब ये युग्मनज बन गया है और आपको पता है कि युग्मनज ही वो सबसे छोटी पहली कोशिका होती है जिससे आगे जाकर एक नया जीव विकसित होता है, एक नया बच्चा पैदा होता है, एक नया शिशु बनता है। ये युग्मनज विकास करेगा, है ना। इसकी विकास की प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। अभी आप बस ये देखिए कि ये युग्मनज आगे जाकर विकसित होगा और ये विकसित होकर किसका निर्माण कर देगा? भ्रूण का, और फिर नया शिशु बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, एक नया शिशु बन जाएगा। ठीक है, तो इस सारी प्रक्रिया में हमने ये समझा है कि इस विभाजन में इस जनन के अंदर कौन सा विभाजन होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन ही होना चाहिए। समसूत्री अगर यहाँ पर विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता हमने पढ़ ली, द्विजनकीय होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं इसके अंदर। दूसरी विशेषता होती है अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम विशेषता पढ़ने जा रहे हैं इसकी, वो है कि यहाँ पर जो अभी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक बने थे, एक तो बना था नर युग्मक, एक बना था मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंडाणु। तो जो शुक्राणु होता है वो किस प्रकार का होता है, चल प्रकार का होता है। ये किस प्रकार का होता है, चल प्रकार का होता है। और जो अंडाणु होता है वो कैसा होता है, अचल प्रकार का होता है। अचल प्रकार का होता है। कैसे, आप जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की जब हम संरचना पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसके शीर्ष और बीच में गर्दन वाला जो ग्रीवा वाला पार्ट होता है, शीर्ष होता है सबसे ऊपर की ओर, इस प्रकार से शीर्ष होता है, ग्रीवा वाला पार्ट होता है और पीछे की ओर पूंछ होती है ना। तो ये जो पूंछ होती है पीछे की ओर, ये गति प्रदान करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये इसको क्या करती है, गति प्रदान करती है। यानी कि शुक्राणु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जा सकता है, जबकि अंडाणु जो होता है वो अचल प्रकार का होता है। अचल प्रकार का यानी कि वो कहीं और नहीं जा सकता। अब आप ये कहोगे कि जब हम गर्भाशय की संरचना पढ़ते हैं, जब हम गर्भाशय की संरचना पढ़ते हैं तो जो अंडाशय होता है ना, इस प्रकार से जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर कौन बनता है, अंडाणु बनता है। लेकिन ये अंडाणु जो होता है वो यहाँ पर चलकर आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चलकर आ जाता है। अब ये चल के कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा कि अंडाणु कभी चलकर नहीं आता है। यहाँ पर क्या होती है, कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ बाल जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है। तो इसी के हिलने की वजह से, यानी कि इन सीलिया के हिलने की वजह से ये जो अंडाणु होता है वो चलकर कहाँ आ जाता है, इस नलिका के अंदर आ जाता है। तो आपको दूसरी तीसरी विशेषता क्या ध्यान रखनी है कि शुक्राणु जो होता है वो चल प्रकार का होता है, जबकि अंडाणु अचल प्रकार का होता है। अंडाणु कहीं नहीं जाएगा, अंडाणु सिर्फ यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको निषेचन की प्रक्रिया करनी है। यहाँ से शुक्राणु आएगा और शुक्राणु जो होता है वो गर्भाशय के अंदर आता है। गर्भाशय में इस स्थान पर वो आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, फिर वहाँ पर इनका निषेचन होता है और निषेचन के बाद में यहाँ पर युग्मनज बनता है और वो आकर गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। खैर ये आगे की बात है, बट अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि शुक्राणु चल प्रकार का होगा, जबकि अंडाणु अचल प्रकार का होगा। चलिए नेक्स्ट इसकी विशेषता हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है। अभी भी बड़ा शुक्राणु जो होगा नर युग्मक होता है, ये शुक्राणु। अंडाणु जो होता है वो मादा युग्मक होता है। दोनों आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना। आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तब यहाँ पर किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और कौन सा युग्मनज होगा, अभी भी बताया था 2n टाइप का द्विगुणित, क्योंकि ये n टाइप का था, ये भी n टाइप का था, दोनों मिले द्विगुणित हो गए, 2n हो गया। द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 हो, बराबर हो। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। कि कैसे होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से होती है, और इनके मिलने से जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जनन की एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। जब अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि ये जनन की एक तीव्र विधि होती है। ये विशेषता मैंने यहाँ पर लिखवाई भी थी कि ये एक तीव्र विधि होती है।
क्योंकि उसमें इतना सारा लफड़ा होता ही नहीं है, नर युग्मक बनता ही नहीं है, मादा युग्मक बनता ही नहीं है, उनका निषेचन ही नहीं होता है, उनसे कोई युग्मनज ही नहीं बनता है, युग्मनज आके जाकर डेवलप ही नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है, डायरेक्ट एक ही जनक से नया जीव बन जाता है। सिर्फ एक जनक की ज़रूरत होती है, यहाँ पर 2 जनकों की ज़रूरत है, यानी कि एक जनक को दूसरे जनक के पास जाना पड़ेगा अगर उन्हें जनन करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जनक की ज़रूरत होती है, जबकि वहाँ पर सिर्फ एक जनक की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ही जनक से नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। पहले नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, फिर उनका निषेचन होगा, फिर उनके बाद में युग्मनज बनेगा, युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनाएगा, फिर एक नया शिशु बनेगा। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है जीन विनिमय की क्रियाएं होती हैं। जीन विनिमय किसे कहते हैं? जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं, खंड एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, तो उसे अपन कहते हैं जीन विनिमय, ठीक है। और जब जीन विनिमय होता है, इसी की वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वही नया जीव बन रहा है। आज हम कहते हैं कि जो माता और पिता है उनका कोई बच्चा हुआ है, क्या बिल्कुल सेम टू सेम वो अपने माता पिता पर जाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी मनुष्य एक जैसे हो जाते, हम किसी को पहचान ही नहीं पाते, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जब नया जीव बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही आएगा। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारों की शक्ल या बाल या ऐसे कुछ माता पिता पर जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से माता पिता के जैसा नहीं होता है, उसके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और वो विभिन्नताएं जो उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है? जीन विनिमय है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये उद विकास का आधार है। क्या है? उद विकास का आधार है। उद विकास यानी कि धीमी प्रक्रिया में होने वाला विकास। हम कहते हैं कि हम जो है मनुष्य जो हैं वो बंदरों के क्या है, जो हमारा जो विकास हुआ है वो बंदरों से हुआ है, यानी कि बंदर हमारे पूर्वज थे। तो हम क्या आज बिल्कुल बंदर जैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा एकदम से विकास हो गया? बंदर से एक ही दिन में हम मनुष्य बन गए क्या? नहीं बने, बहुत सारे लाखों साल लग गए इसके अंदर बनने में। तो वो जो बनने की प्रक्रिया है वो एकदम धीरे धीरे हुई है, अचानक से कोई भी विकास नहीं होता है। तो वो जो धीरे धीरे विकास हुआ है उसी को हम उद विकास कहते हैं। और उद विकास कब होगा? जब 2 लक्षण आपस में मिलेंगे तब नया लक्षण पैदा होगा। जब एक ही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा तो उसमें कभी भी विकास होना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो उद विकास का कारण भी कौन है? लैंगिक जनन है। अब क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर जब नया जीव बनेगा तो उसमें माता के लक्षण भी आएंगे, पिता के लक्षण भी आएंगे, दोनों लक्षण एक नया लक्षण बनाएंगे। तो इसी वजह से ये क्या है? उद विकास का आधार है। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या आए तो आप प्लीज़ उसी टाइम पे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तो बाद में क्वेश्चन डालते हैं पुराने वीडियोज़ पे, और उसमें मैं चेक नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उसी के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि जो लैंगिक जनन है उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर कि लैंगिक जनन के लाभ और हानियां बताइए। अलैंगिक जनन के लाभ और हानियां हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ, लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या में ये समानता बनाए रखने में सहायक होता है। लैंगिक जनन की वजह से ही जनसंख्या में समानता बनी रहती है। अलैंगिक जनन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि बहुत ज़्यादा तीव्र विधि होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है ना। अगर यही जनन मनुष्यों के अंदर होता अगर अलैंगिक जनन, तो आज पता नहीं मनुष्य की संख्या कहाँ पहुँच जाती। लेकिन लैंगिक जनन क्योंकि धीमी प्रक्रिया है तो इसी की वजह से जो जनन होता है उसमें जो नए जीव बनते हैं उनकी संख्या भी समान बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो नवजात प्राणी होता है, जब नया जीव पैदा होता है तो उसको पैदा किसने किया? 2 जनकों ने, एक माता और एक पिता। तो जो नया जीव शिशु बनता है, नया जीव पैदा होता है, जब वो छोटा होता है तब उसकी देखभाल कौन करते हैं? उसके जनक करते हैं, माता पिता करते हैं। इसी वजह से क्योंकि उनकी जनक देखभाल करते हैं, इसी वजह से उनकी जीवित रहने की जो दर होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था कि जो एक जीव था उसी से नया जीव बन रहा था, ठीक है। तो इतनी वो देखभाल कर नहीं पाता अपने नए जीव की,
यहाँ पर अगर हम मनुष्य की बात करें, आज एक किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो बहुत ही ध्यान रखा जाएगा उसका, ठीक है। तो उसके मरने की तो दर होती नहीं है, जीवित रहने की दर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। नेक्स्ट, नए लक्षणों का विकास होता है। अभी अभी पढ़ा था, नए लक्षण कहाँ से आएंगे? माता के लक्षण आएंगे, पिता के लक्षण आएंगे, क्योंकि गुणसूत्र आते हैं, जीन लेके आते हैं, है ना, नए लक्षणों को लेके आते हैं। फिर जब युग्मनज बनता है तो उसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नए लक्षणों का विकास भी अधिक होता है। तो नया जो जीव बनेगा उसमें नया ही लक्षण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्पन्न हुई विभिन्नताएं उद विकास का आधार होती है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से उद विकास होता है। जो धीमी प्रक्रिया होती है विकास की, उसी को हम उद विकास कहते हैं। तो यहाँ पर जब नए नए लक्षण आते जाएंगे तो धीरे धीरे नया नया जीव बनता जाएगा और नए नए विकास होते जाएंगे शरीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, अब इसके लाभ हो गए तो इसकी कुछ तो हानियाँ भी होगी। अब हानियाँ देख लेते हैं इसकी कि क्या क्या हानि है इसकी। कोई भी जनन है उसके लाभ हैं तो उसकी हानियाँ भी होगी, हानि है तो उसके लाभ भी होंगे। अब इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? पहली हानि तो यही है कि ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी होती है ये, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि ये धीमी प्रक्रिया है और यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में हमेशा ही जब वो पास में आए या हमेशा ही वो मिल जाए। ये एक संयोगवर्षीय होता है, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये प्रक्रिया एक प्रकार के संयोग के कारण होने वाली ही प्रक्रिया है, ठीक है। तो निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये द्विजनकीय होता है। अभी अभी पढ़ा था, नर युग्मक की ज़रूरत है, मादा युग्मक की ज़रूरत है। नर युग्मक नर बनाएगा, मादा युग्मक मादा बनाएगी। तो 2 जनक चाहिए इसके अंदर, यानी कि एक जनक से काम नहीं चलने वाला। अब एक जनक को जनन करना है तो उसे दूसरे जनक की आवश्यकता होगी, उसे दूसरे जनक की खोज में जाना पड़ेगा। जब 2 जनक आपस में मिलेंगे, 2 जनक आपस में संपर्क में आएंगे, तभी ये जनन पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक जनक हुआ तो फिर ये जनन होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न आनुवंशिक संगठन वाले जो छोटे प्राणी होते हैं वो मर जाते हैं। अब लैंगिक जनन हो रहा है, नई नई विकास हो रहे हैं, जीवों के अंदर इतने विकास हो जाते हैं और विकास के कारण जो कुछ नए लक्षणों वाले जीव हो जाते हैं या अच्छे लक्षणों वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। खाने को लेकर हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उनके अंदर एक तरह का कंपटीशन होता है और उसी कंपटीशन की वजह से जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनको मरना पड़ता है, क्योंकि वो उनके सामने कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बड़े जीव हैं वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा के कारण जो निम्न श्रेणी के जीव होंगे उनको मरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके जनक, जो लैंगिक जनन के लाभ और हानियाँ। आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है उन दोनों में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की विशेषताएं लिखी है और यहाँ पर अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखी है। सबसे पहला अंतर जो है कि जो लैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है, अभी अभी पढ़ा था, द्विजनकीय होता है। और जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसा होता है, एक जनकीय होता है। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक से नया जीव पैदा हो जाता है, नई संतति पैदा हो जाती है। इस वजह से वो केवल एक जनकीय ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अभी पढ़ा था। इसी की वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 गुणसूत्र हो जाते हैं प्रत्येक युग्मक में। और उसके बाद में जब युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, तब वापस 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लैंगिक जनन है उसमें संतति कम संख्या में उत्पन्न होती है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये एक संयोगवर्षीय होता है, ठीक है। एक नर युग्मक से एक मादा युग्मक ही बनता है। अगर हम बात करें मनुष्य की तो सामान्यतः है कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो केवल एक ही बच्चा उत्पन्न होता है, एक ही बच्चा पैदा होता है। जबकि अलैंगिक जनन में बहुत सारे जीव एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें संख्या क्या होती है, संतति की कम होती है, जबकि संतति की इसमें संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लैंगिक जनन है उसमें लैंगिक अंगों का निर्माण होता है।
इसमें जनन के लिए लैंगिक अंग होने जरूरी है। लैंगिक अंग होंगे तभी वहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है लैंगिक अंग की, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था बहुत सारी ऐसी विधियाँ पढ़ी थी। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले देते हैं। जैसे विखंडन पढ़ा, तो विखंडन में सिर्फ शरीर टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। वहाँ पर कहीं पर भी हमने लैंगिक अंग का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि लैंगिक अंग काम क्या करते हैं? लैंगिक अंग के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है और वहाँ पर युग्मकों की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए लैंगिक अंग भी नहीं बने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो संतति उत्पन्न होती है वो जनक से कुछ विभिन्नताएं रखती है। भिन्नता तो होगी, क्यों होगी? क्योंकि उस जनक, 2 जनक हैं, दोनों जनक से जो नया जीव यानी कि नई संतति पैदा हुई है, उस संतति के अंदर 2 जीवों के लक्षण हैं या 2 जनकों के लक्षण हैं। माता के लक्षण भी है, पिता के लक्षण भी है, और जब वो दोनों ही लक्षण किसी संतति में जा रहे हैं तो एक नया ही लक्षण पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होगा वो जनक से कुछ विभिन्नता दर्शाएगा। कोई माता पिता है, उसके एक बच्चा पैदा हुआ तो सेम टू सेम तो वो बिल्कुल अपने माता पिता पर जाएगा नहीं, तो कुछ विभिन्नताएं ही दर्शाएगा, कुछ विभिन्न होगा, वो भिन्नता दर्शाएगा। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, ठीक है। इसके अंदर जो संतति होगी वो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेन लक्षण है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, युग्मक का निर्माण और निषेचन की क्रिया होती है। वही खास विशेषता ही यही है। अगर हमें परिभाषा भी पूछ ले तो यही लाइन लिखनी है आपको कि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण भी होता है, निषेचन की क्रिया भी होती है। और निषेचन की क्रिया हम किसे कहते हैं? जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया किसमें होती है? केवल और केवल लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही निषेचन की क्रिया होती है। युग्मक बनेंगे ही नहीं तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही जनक से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो आज जो हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, है ना, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, और जो टॉपिक हमारा बचा था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन इनमें अंतर क्या क्या है, ये भी हमने देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इन क्लासों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ नहीं पाऊँगी और आंसर नहीं कर पाऊँगी। तो आप इनको क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके।